नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। पांचवें चरण की बिहार की भी 5 सीटों का मतदान का समय समाप्त हो गया है और इस बार अगर देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में मतदान आप इसको सही मान सकते हैं। खास करके हाजीपुर में आप देखिएगा तो लगातार 2009 से अभी तक बढ़ते ही गया है। आज भी हाजीपुर में 56.84% वोटिंग हुआ है। लेकिन 5 सीटों पर आपको बात करेंगे जो आज 5 सीटों पर मतदान हुआ है बिहार में, जिसमें सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है कि हाजीपुर और सारण है। हालांकि सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर भी काफी चर्चा में रहा, खास करके मुजफ्फरपुर अजय निषाद के पाला बदलने से। हमारे साथ सुमन जी राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, सबसे पहले चाहेंगे कि इन 5 सीटों में आज के जो वोटिंग है और किसका पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि आपने देखा चिराग पासवान ने जहां अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए, शिवचंद्र राम भी लगातार लगे रहे और सारण में रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव तक मैदान में उतर गए। सबसे पहली बात तो कि अभी तक 4 चरणों में वोटिंग का जो पैटर्न दिख रहा था, लगातार उतार चढ़ाव, कहीं 1% ज्यादा, कहीं 2%, 3% कम, लगभग उसी की पुनरावृत्ति हुई है, केवल मधुबनी को छोड़कर। क्योंकि मधुबनी की सीट की मार्जिन पिछले बार इतनी बड़ी थी कि शायद इससे उतना ज्यादा फर्क न पड़े। फिलहाल हम सीतामढ़ी की ओर बढ़ते हैं। 59.2% 2019 में वहां पर वोटिंग हुआ। 58.1% मुजफ्फरपुर में हुआ है। हाँ। और पिछली बार 61.1%, -3% वहां वोटिंग कम हुआ है। इसके बाद सारण लोकसभा 56.3% 2019 में मतदान हुआ था। सारण में 1.8% घटा। हाजीपुर में 55.1% वोटिंग हुआ था और इस बार 56.84% हुआ है। सारण में पिछली बार 56.3% वोट हुआ था और वहां घटकर इस बार 54.50% हुआ है। ये रहा 5 सीट का वोटिंग प्रतिशत। आइए अब हम बात करते हैं 5 सीट पर क्या परिस्थितियां पिछली बार थी और इस बार में क्या परिस्थिति बनी। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सारण से, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, पिछली बार मधुबनी सीट 4,54,000 वोट से भाजपा जीता था। मुजफ्फरपुर सीट 4,08,000 वोट से भाजपा जीता था। सीतामढ़ी सीट 2.5 लाख वोटों से विजयी हुआ था एनडीए। हाजीपुर सीट 2,04,000 वोटों से विजयी हुआ था और सारण सीट 1,36,000। यानी अगर देखा जाए तो सबसे कम मार्जिन वाली सीट सारण थी और इस बार सारण में कड़ी टक्कर हुई है। देखिए, जहां 4 लाख 4.5 लाख वोटिंग से जीत हुआ है, वोट से जीत हुआ है, वहां के समीकरण और जहां 1-1.5 लाख से समीकरण जहां से जीत हुई है उसके समीकरण में बहुत अंतर आ जाता है। सारण में सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, सारण में आरजेडी 4 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए और बीजेपी 2 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा किए हुए। सारण में इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती हैं, वो आई हैं और उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ताल ठोका। सबसे बड़ी बात, रोहिणी आचार्य, आप देखेंगे कि जब से लालू यादव को जो किडनी देने वाला कांड हुआ था, जिस प्रकार से इन्होंने किडनी दिया और बेटियों का सम्मान बढ़ाया, सारे बिहार में, सारे जग में बेटियों का सम्मान बढ़ाया, तो इनके विरुद्ध में लड़ते हुए भी राजीव प्रताप रूडी ने, आप देखेंगे कि लालू यादव को ही टारगेट किया, रोहिणी आचार्य को एक बार भी टारगेट करने का कोशिश नहीं किया। देखिए, पिछली बार 2019 के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी 4,96,000 मत लाए थे और उनके सामने उस समय आरजेडी से चंद्रिका राय थे, जिनको 3,60,461 मत प्राप्त हुआ था और 1,36,531 वोटों से राजीव प्रताप रूडी विजयी हुए थे। लेकिन इस बार की परिस्थिति और पिछले बार की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी इस चुनावी समर में 7वीं बार आज पटना आए हैं। अगर इलेक्शन में 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कुछ और
दृष्टि इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा या एनडीए गठबंधन की कुछ ना कुछ कमजोरियां उनको दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ दरार दिख रहा है, जिस दरार को भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जरूरत पड़ रहा है। देखिए, पिछली बार वोटिंग 9,38,000 वोट पर हुआ था और इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो 40-50,000 वोट इस बार भी बढ़ने ही वाला है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे कि पहली 2019 में जो जातीय समीकरण थे और 2024 में जो जातीय समीकरण बने, देखिए कुछ जातियों की प्रतिबद्धता जो भाजपा के प्रति हुआ करती थी उसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मैं स्पेशली कुर्मी और कुशवाहा वोटरों की बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से लालू यादव ने कुशवाहा वोटरों को, कुशवाहा उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा, यादव के बाद सबसे ज्यादा कुशवाहा को खड़ा किया और कुशवाहा वोटरों का झुकाव जिस प्रकार से लालू यादव के प्रति बढ़ रहा है, उनकी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जिस प्रकार से सारण में लोकसभा में जातीय जो गणित है वहां पर यादव करीबन 3.5 लाख है, राजपूत भी वहां पर 3 लाख से कम नहीं है, मुसलमान भी आपको 2 लाख के आसपास में है। इसके अलावा मैंने बताया कि कुर्मी और कुशवाहा की प्रतिबद्धता जो है, उसमें भी कुशवाहा की प्रतिबद्धता आरजेडी की तरफ विशेष बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव जिस भी सभा में जा रहे हैं मुकेश सहनी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, ये 2 नाम बिहार में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिस कारण से सहनी वोटरों की भी आप देखेंगे कि संख्या आरजेडी के प्रति, उनके प्रति जो है, मतलब माना जाए ना कि सारण में रोहिणी आचार्य की स्थिति बेहतर है, कड़ी टक्कर है। अगर रोहिणी आचार्य इस बार राजीव प्रताप रूडी को हरा दे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। जी चलिए, सीतामढ़ी सीट पर क्या कहेंगे? देखिए, सीतामढ़ी का जहां तक सवाल है, पिछली बार सुनील कुमार पिंटू वहां पर उम्मीदवार थे, जदयू के सांसद थे, लेकिन इस बार जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार ने आगे लाया है, एक ब्राह्मण उम्मीदवार को जो है लाया है, जिसके कारण शुरू में कुछ गतिरोध, कुछ विरोध भी सुनाई दे रहा था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सीतामढ़ी में पिछली बार 2,50,000 से सुनील कुमार पिंटू ने आरजेडी के अर्जुन राय को हराया था। अर्जुन राय इस बार भी आरजेडी से ही लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन उनके विरोधी इस बार हो गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि नीतीश कुमार के काफी प्रिय में गिने जाते हैं। देखिए, सीतामढ़ी का भी जो जातीय समीकरण है, सीतामढ़ी का जो जातीय समीकरण है, वो समीकरण अभी तक एनडीए को फायदा देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फायदा देता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार जो समीकरण बदलाव हुआ है, जैसे महतो वोट, वहां पर महतो वोटों की संख्या भी करीबन 1.5 लाख के आसपास में। देखिए, अगर 1.5 लाख में से 1 लाख या 50,000 भी आपके पास में से निकलता है तो आपको लगभग उससे दुगने का नुकसान होता है, क्योंकि इतना तो आपको नहीं मिला बल्कि आपके विरोधी को मिल गया। सीतामढ़ी में लड़ाई कड़ी है। वहां पर बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्रों में कब्जा किए हुए है, जदयू 2 विधानसभा क्षेत्रों में कब्जा किए हुए है और आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा किए हुए, यानी 6 में 5 पर एनडीए का कब्जा है। और मुस्लिम माना जाए ना कि प्रधानमंत्री मोदी के इतनी सभाओं के बावजूद भी कड़ी टक्कर मिल रही है एनडीए के प्रत्याशियों को। देखिए, इस बार अगर आप 40 लोकसभा में से 2-3 लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो उसके अलावा हर जगह कड़ी टक्कर है। हालांकि एनडीए के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन 4 जून को सभी लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। जी, मधुबनी सीट पर क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, मधुबनी सीट पर इस बार समीकरण कुछ गड़बड़ हो रहा है। सभी को मालूम है अभी वहां के वर्तमान सांसद अशोक यादव, जो कि हुकुमदेव नारायण यादव के सुपुत्र हैं, उनका काफी तगड़ा विरोध हो रहा है। और अली हसरत फातमी को जब इलेक्शन के जस्ट तुरंत कुछ दिन पहले ही आरजेडी में शामिल कराया गया, फातमी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी रहे हैं, पुराने साथी थे, लेकिन बीच में छिटक गए थे, थोड़ी दूर चले गए थे। लेकिन अली अशरफ फातमी को जिस तरीके से वापस लाया गया और जिस तरीके से वो एग्रेसिव प्रचार अपना कर रहे हैं, और देखिए लगातार अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, यही लोग वहां से सांसद बनते हुए हैं।
और अभी भी अगर आप वहां पर जाकर देखें लोकसभा क्षेत्र में अगर सांसद के द्वारा किए गए कार्य, कि सांसद का अचीवमेंट क्या है, देखिए ये लोग हर बार मोदी राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिराते हैं, लेकिन सांसद की उपलब्धियां क्या है? जाहिर सी बात है कि लगातार आपका कई वर्षों से आपका परिवार ही वहां से जीतते आया है, तो एक नकारात्मक माहौल जो बनेगा भी वो आप ही के खिलाफ बनेगा। हालांकि पिछली बार मधुबनी में अशोक यादव ने 4,54,000 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बद्री पूर्वे, जो उस समय वीआईपी से खड़ा हुए थे, उनको हराया था। बद्री पूर्वे को 1,40,000 वोट आया था, जबकि शकील अहमद जो नाराज होकर इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, उन्होंने 1,31,000 वोट लाने का काम किया था। तो अगर इस बार आप देखते हैं कि शकील अहमद जो मुस्लिम वोटर है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नहीं है, अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं, वीआईपी और इंडिपेंडेंट का कोई बात नहीं हो रहा है, ये सीधे आमने सामने की टक्कर हो रही है। लेकिन अशोक यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको आरजेडी के आधार वोटर यानी यादव वोटरों का भी समर्थन हासिल है। इस कारण से एक मान के चले कि एक उनके पक्ष में माहौल है, और मेरे हिसाब से वो वहां से आराम से सीट निकाल सकते हैं। जी, मुजफ्फरपुर सीट का क्या आकलन है? देखिए मुजफ्फरपुर सीट में तो अजब ही खेला हो गया। पिछली बार जो व्यक्ति बीजेपी का सांसद था अजय निषाद, वो इस बार उनके विरोध में है, कांग्रेस का कैंडिडेट बन गया, और जो वीआईपी का राजभूषण चौधरी थे उनको बीजेपी ने अपना सिंबल पकड़ा दिया। हालांकि इन्हीं राजभूषण चौधरी को अजय निषाद ने पिछली बार 4,08,000 वोटों से हराया था। लेकिन पिछली बार एनडीए से थे अजय निषाद, इस बार कांग्रेस से हैं, दोनों में अंतर है। क्योंकि अजय निषाद, देखिए अजय निषाद की जो जीत थी वो एनडीए की थी, वो बीजेपी की जीत थी। अजय निषाद ने अपने चेहरे को, अपने कद को इतना बड़ा नहीं किया कि उनके नाम पर वोटर उनके पास में आए। लेकिन जो भी हो, पिछली बार 6,64,000 वोट उनको आया था, और उन्होंने 4,08,000 वोटों से हराया था। और राजभूषण चौधरी जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, उनको 2,55,000 वोटों से आया था। विधानसभा अगर स्थिति देखें तो वहां बीजेपी, जदयू और वीआईपी तीनों को एक एक सीट आई थी। हालांकि वीआईपी के कैंडिडेट को बाद में आप सभी को पता होगा बीजेपी ने पाला बदलवाकर अपनी तरफ शामिल करा लिया। आरजेडी 2, कांग्रेस के 1 प्रत्याशी, यानी 3-3 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का और एनडीए का कब्जा है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो देखिए जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर को निषादों की राजधानी कहा जाता है, आप देखेंगे कि जब भी मुजफ्फरपुर में गठबंधन खड़ा करता है, कोई भी महागठबंधन या एनडीए खड़ा करता है किसी भी प्रत्याशी को, तो वो ध्यान रखता है कि वो निषाद जाति का ही व्यक्ति हो। क्योंकि इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि सियासी गठजोड़ जातियों का जो है उसमें कुछ बदलाव आया। इन बदलावों के कारण भी वोटों की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो 2019 में रही थी। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूं कि यहां मार्जिन की लड़ाई है। पिछली बार वाली मार्जिन निकाल पाना इस बार एनडीए के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, चूंकि सवर्ण वोटरों में भूमिहारों का और आप देखेंगे तो मल्लाहों का, इन लोगों का वोट जब वहां मिल जाता है तो एक नई कहानी मुजफ्फरपुर लिख देता है और अपने अभेद किले को बना देता है। जिस प्रकार से अखिलेश सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में भूमिहार लोगों ने उनको भी हराने का काम किया। क्योंकि भूमिहार मतलब उस समय उन लोगों ने यह मानकर चला था कि भूमिहार मतलब एनडीए के साथ ही भूमिहार रहेगा, और आरजेडी गठबंधन का प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस को जो है बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था उस समय भी, और इस बार भी आपका परिस्थिति वहां के देखी है। तो माना जाए ना कि अजय निषाद की स्थिति जो है बहुत बेहतर मुजफ्फरपुर में नहीं है। देखिए अजय निषाद की स्थिति बिल्कुल नहीं है वैसी। राजभूषण चौधरी काफी लीड कर रहे हैं वहां पर, और मैं देख रहा हूं कि राजभूषण चौधरी एक आसान जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जी चलिए, आखिरी जो है और सबसे हॉट सीट हाजीपुर, लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान
और शिवचंद्र राम भी लगातार वहां से लड़ रहे हैं। आपने देखा हाजीपुर में कई दिनों तक हम लोग जो घूमे, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो कार्य है उसको लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि चिराग पासवान में अपने पिता का आधा गुण भी नहीं है। और जो समीकरण इन दिनों जो बना है उसमें कुछ पासवान वोट भी चिराग पासवान के खिलाफ जा रहे थे। आपने देखा कि मुकेश सहनी के कारण जो सहनी वोट है वह भी सवर्ण वोटों में भी कहा जा रहा था। क्या कुछ, चूंकि परसेंटेज पिछले बार से बढ़ा है, क्या कुछ तस्वीरें हाजीपुर की बता रही हैं? देखिए, हाजीपुर में तो जितना भ्रमण किया उसके आधार पर मैं ये पूरी तरीके से बता सकता हूं कि सवर्ण वोट पूरी तरीके से एनडीए के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ छोटा प्रतिशत जो है सवर्ण वोटों का भी महागठबंधन की तरफ जा सकता है, लेकिन वो इतना छोटा रहेगा कि उस पर ज्यादा चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन कुर्मी और कुशवाहा, देखिए मैं लगातार कह रहा हूं, कुर्मी और कुशवाहा वोटर इस बार एनडीए को दिन में तारा दिखाने का काम कर देंगे। हाजीपुर लोकसभा में 2 लाख से आप एक चीज मान रहे हैं, आपको बीच में रोक रहे हैं, जो चिराग पासवान के जो बागी जिन्होंने पार्टी छोड़ी, अजय कुशवाहा और रविंदर सिंह, खास करके इससे पूर्व विधायक सतीश बाबू भी घूम रहे थे, लेकिन इन दोनों ने कुछ असर डाला है, क्योंकि हम लोग जहां भी गए हैं अजय कुशवाहा का जिक्र जरूर आया है और कुशवाहा वोटरों पर अजय कुशवाहा की पकड़ भी नजर आई। उसके पहले मैं एक छोटा सा समीकरण आपको 2019 का और 14 का बता देता हूं, उसके बाद मैं अजय कुशवाहा पर आ जाऊंगा और बाकी लोगों पर आ जाऊंगा। देखिए, 2014 में रामविलास पासवान उस सीट से जीते थे, उनको 51.2% वोट आया था, 4,54,000, और उन्होंने संजीव प्रसाद टोनी अपने निकटतम उम्मीदवार को 2,25,000 वोट से आया था। संजीव टोनी को 25.9% वोट आया था। तीसरे नंबर पर रहे थे जदयू से राम सुंदर दास, जिनको 10.8% वोट आया था। और इसके पिछली बार में आप देखते हैं तो रामविलास पासवान को टोटल 51.2% वोट आया था। जो टोटल वोट हुआ उसका प्रतिशत मैं बता रहा हूं। इसके पिछली बार अगर आप देखते हैं तो एलजेपी में पशुपति पारस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवचंद्र राम को 2,04,000 वोट से हराया था और उनका वोटिंग प्रतिशत था 53.7%, यानी 33.4% आरजेडी लाया था। यानी जदयू का तकरीबन 11% वोट में 8-8.5% वोट आरजेडी लेकर चला गया था। अब देखिए बदली हुई फिजाओं में अब पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि मैंने आपको बताया कि कुर्मी और कुशवाहा, देखिए अजय कुशवाहा और रविंदर सिंह, इन दो नामों को ही प्रमुखता से ले रहा हूं क्योंकि हाजीपुर में चिराग पासवान का यही दो व्यक्ति मेन विरोध कर रहे हैं। इतना एग्रेसिव विरोध इन लोगों ने किया है कि चिराग अगर थोड़ा सा और इन लोगों को कोई सपोर्ट मिल गया रहता या कुछ और जातियां भी अगर गोलबंद हो गई रहती तो चिराग की कहानी 2024 में बुझ सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी इन लोगों ने जो अपना दमखम दिखाया है, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बार बार एनडीए और चिराग के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार गिनीज बुक में नाम आएगा और पिछले बार के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा, स्वर्गीय पासवान जी का रिकॉर्ड टूटेगा, वैसा तो नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हमारी जहां तक जानकारी है वैसा नहीं होने वाला। 2,04,000 वोट से जो जीते हैं ना, ये बरकरार रह जाए तो यही बड़ी बात होगी। 1 लाख वोट ही बरकरार रह जाए, क्योंकि कुर्मी और कुशवाहा वोटरों में भारी टूट की खबर है और जो सवर्ण वोटर है उनमें भी कुछ न कुछ टूट की खबर है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सवर्ण वोटर पूरी चट्टानी एकता के साथ चिराग के साथ में यानी बीजेपी के साथ में लड़े हुए थे। देखिए, हम लोग जब वहां पर बात करते थे तो लोग ये नहीं कहते थे कि हमको चिराग पासवान को वोट देना है। हालांकि पासवान बस्ती में जब भी मोदी के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन पासवान बस्ती में हमने देखा है कि चिराग पासवान के प्रति जबरदस्त क्रेज है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवर्णों के इलाका में हम जब जाते थे और जब उनसे बात करते थे तो वो लोग कहते थे कि हम चिराग को नहीं जानते हैं, हम शिवचंद्र राम को नहीं जानते हैं, हम मोदी को जानते हैं, हमको मोदी को देखकर वोट करना है। इसीलिए इन 5 सीट में सबसे हॉट सीट जो है हाजीपुर, इस सीट ने चिराग पासवान और पूरे एलजेपीआर को भी काफी परेशान किया है। जितना बढ़िया उन लोगों का चुनावी, देखिए शिवचंद्र राम और लोजपा में हमको एक ही कमी दिखा, लोजपा और चुनावी प्रबंधन में शिवचंद्र राम से बहुत आगे निकली। शिवचंद्र राम का चुनावी प्रबंधन मुझे थोड़ा कमजोर दिखा।
सही ढंग से ट्यूनिंग नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में और बाकी लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में। लेकिन हाँ, ये ट्यूनिंग लोजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में काफी अच्छा था। चिराग पासवान इस बार इस सीट को निकाल ले, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, अजय कुशवाहा उनको अपने तरफ से जो झटका दिए हैं, ये झटका भी उनको याद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अभी कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है कि चिराग पासवान आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हाजीपुर सीट पे। लेकिन हाजीपुर सीट में एक बात हम लोगों को याद रखना होगा कि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को ट्रीट किया था, जिस प्रकार से, जो नीतीश कुमार के शब्दों में हम लोगों को मतलब ये आक्रोश हम लोगों ने वहां जदयू के वर्करों में देखा, जदयू के नेताओं में देखा, भले वो नहीं कर सके। अगर जदयू के घात कर देते हैं तो हाजीपुर कहीं एक नया इतिहास ही न लिख दे। जी धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर आज की जो 5 सीटें बिहार की थी उसका आपको विशेष हमने बताया। सबसे हॉट सीट जो है वो हाजीपुर, वहां भी जो स्थिति है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, आपको इसके पहले की भी खबरों में हमने दिखाया कि चिराग पासवान की नैया को प्रधानमंत्री मोदी ही पार कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो समीकरण बन रहा था निश्चित तौर पर चिराग के लिए भी खतरे की घंटी थी। लेकिन इसके बावजूद चिराग अभी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। हालांकि तमाम सीटों की जो जानकारी है, क्या स्थिति, क्या ओरिजिनल जो स्थिति है वो 4 जून को पता चलेगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।